हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। आयनाइजेशन एनर्जी भी आप इसे कह सकते हैं, हिंदी में आयनन ऊर्जा। तो देखिए ये जो टॉपिक है आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर क्लासेस में, चाहे 11th हो, 12th हो, जेई हो, नीट हो, हर एक दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अपने कोर्स के दौरान कि आईपी का आयनाइजेशन पोटेंशियल का काफी इस्तेमाल हो रहा है। तो जरा ध्यान से इस टॉपिक को देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आएगा। तो चलिए बात करते हैं आईपी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या। देखिए किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम है या आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट है, उसका जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इस तरह करके इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ये सेल्स है। तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है यही सबसे लूजली बाउंडेड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से ये सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये अगर मेरा कोई आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट है तो इसका सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही सबसे लूजली बाउंडेड होगा, वही सबसे ढीला बंधा हुआ होगा न्यूक्लियस से। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। बात समझ में आ गया। चलिए तो आप लिख सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि आईपी क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इस आईपी को प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जो मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करता है। जैसे एक फैक्टर का मैं बात करूं तो साइज है ना, एलिमेंट का साइज क्या है। देखिए ये मैंने दो तीन, यहां पर बीच में मेरा न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका नाम हम ए देते हैं, इसका बी देते हैं, इसका सी देते हैं। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है। जरा बताइए किससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ए से, बी से, या सी से। स्वाभाविक है सी से, क्योंकि सी में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी ज्यादा है, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन कम होगा। इस चीज को समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, न्यूक्लियस को मैग्नेट मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन का लोहे का कील। तो लोहे का कील मैग्नेट के जितने पास होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और लोहे का कील मैग्नेट से जितना ज्यादा दूर होगा उसमें अट्रैक्शन उतना कम होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा सी में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो चाहिए हो रहा हम लोगों को, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका सबसे ज्यादा है और इसका सबसे कम है। यहां से क्या पता चला कि साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। क्लियर है बात। साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। साइज बढ़ने पर आईपी घटेगा, ये हम लोगों का पहला स्टेटमेंट निकला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं। कार्बन, पहले बोरोन ले लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। क्या बता सकते कि इसका आईपी ज्यादा होगा इसके आधार पर, साइज के आधार पर। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेरा साइज घटता है। साइज घटने से क्या हो रहा है, मेरा आईपी बढ़ेगा। साइज बढ़ने से आईपी घट रहा था, तो साइज घटने पर आईपी क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे साइज किसका छोटा होना चाहिए, नियॉन का, एनी का। यानी आईपी किसका सबसे ज्यादा होना है, नियॉन का। और सबसे कम आईपी किसका होगा, बोरॉन का। बात क्लियर है।
चलिए दूसरा फैक्टर हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के टर्म्स में भी इसे हम बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वो नेट फोर्स होता है या नेट अट्रैक्शन होता है जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में रहता है। यानी देखिए यहां पर क्या होगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मेरा बीच में रहेगा वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेगा। और न्यूक्लियस के पास चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो निकलेगा वो मेरा नेट फोर्स है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो उस नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आ गया? चलिए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज्यादा है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा एटम का, घटेगा। एलिमेंट का साइज क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास रहना चाहेगा न्यूक्लियस के, तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर क्या होता है, साइज घटता है, और साइज घटने पर क्या होता है, आईपी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, आईपी घटेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए हम लोग तीसरा बात करते हैं, तीसरा फैक्टर का बात करते हैं हाफ फिल्डेड, हाफ और फुल फिल्डेड ऑर्बिटल, हाफ या फुल फिल्डेड ऑर्बिटल। देखिए हम लोग सभी जानते हैं अगर कोई ऑर्बिटल मेरा हाफ फिल्डेड है या फुल फिल्डेड है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो उधर से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। यानी अगर कोई ऑर्बिटल आपका हाफ फिल्डेड है या फुल फिल्डेड है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। हम नाइट्रोजन का बात करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना होता है, 8, 1s2 2s2 2p4। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, ये, और ऑक्सीजन का ये। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से राइट में उपस्थित है ना। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होना है किससे, नाइट्रोजन से। तो अगर हम रूल को फॉलो करें, जनरल ट्रेंड को फॉलो करें, तो नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन का आईपी अधिक होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक होना चाहिए। लेकिन अगर हम IP1 का बात कर रहे हैं, IP1 का मतलब क्या है, देखिए अगर हम आउटर मोस्ट, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग IP1 कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो IP2 कहते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो IP3, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकाले IP1 हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे IP2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IP3। तो हम लोग IP1 का अगर बात करें, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने का बात करें, इसको देखिए बॉक्स में अगर हम लोग भर देते हैं, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसको हम लोग ऐसे करके बॉक्सेस में भरते हैं ऐसे, और ऑक्सीजन का अगर भरेंगे तो ऐसे दिखेगा। क्लियर है ना। तो IP1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। मान लेते हैं कि इसका इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं और इसका इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। किससे आसानी से निकाल सकते हैं, इससे, ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन का ऑलरेडी P हाफ फिल्डेड है, P3 है, मतलब हाफ फिल्डेड है। हम क्या बोले, हाफ फिल्डेड या फुल फिल्डेड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट है। तो जनरल ट्रेंड में अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण नाइट्रोजन का आईपी का मान ऑक्सीजन के आईपी से कम होना था। लेकिन हो क्या रहा है, नाइट्रोजन का ज्यादा हो रहा है IP1 का मान, किसके अपेक्षा, ऑक्सीजन के अपेक्षा।
अगर हम Ip2 का बात करें, Ip2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन इससे भी निकल चुका है, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो देखिए अब बताइए किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ऑक्सीजन से कि नाइट्रोजन से? तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि अभी नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्डेड पी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास हाफ फिल्डेड पी है। बात समझ में आ गया? अगर हम Ip1 का बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्डेड पी है, और Ip2 का बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के पास हाफ फिल्डेड पी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए Ip1 नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, Ip2 ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, दूसरा एक फैक्टर देखते हैं। चार नंबर फैक्टर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बढ़ना मतलब क्या? न्यूक्लियस से सेल का डिस्टेंस बढ़ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ना। बात समझ में आ गया? तो न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, यानी Ip कम होगा, कम एनर्जी देना होगा। तो सीधा सीधे हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो Ip घटेगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ip। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, Ip घटेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर घटेगा, Ip बढ़ेगा। हम एग्जांपल से समझाते हैं चीज को। देखिए हम बात कर रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। चलिए 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। लिथियम का आउटर मोस्ट सेल 2s1 है, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1। क्लियर है? अब जरा आप बताइए किसका Ip ज्यादा होगा, लिथियम का, सोडियम का कि पोटेशियम का? तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान लिथियम के लिए कितना है, n=2, सोडियम के लिए कितना है, n=3, पोटेशियम के लिए क्या है, n=4। अभी हम लोगों ने क्या देखा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका सबसे बड़ा है? पोटेशियम का। इन आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे कम होगा? पोटेशियम का। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का, क्योंकि लिथियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे छोटा है। बात समझ में आ गया? एकदम बहुत आसान चीज है, क्लियर करते रहिए। चलिए इधर देखते हैं दूसरा एक फैक्टर। एक एक चीज को आसानी से समझिए, जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे वीडियो को तो चीजें बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखिए पांचवा फैक्टर जो है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मेरे पास s हो सकता है, p, d और f हो सकता है। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? s से, p से, d से कि f से? देखिए s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है और f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे दूर रहता है। तो जो ऑर्बिटल मेरा न्यूक्लियस से सबसे दूर रहेगा तो उस ऑर्बिटल में मेरा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी तो न्यूक्लियस से सबसे दूर रहेगा। कहने का मतलब है कि F में कोई इलेक्ट्रॉन है और S में कोई इलेक्ट्रॉन है तो S वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा सामने रहेगा और F वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर रहेगा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कब ज्यादा होता है? जब न्यूक्लियस के पास होता है इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है यानी न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा और f वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है मतलब कम अट्रैक्शन रखेगा। यानी s इलेक्ट्रॉन से s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। किसके कंपेयर में? f के कंपेयर में। f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो s ऑर्बिटल का Ip का मान हमेशा ज्यादा होगा और f ऑर्बिटल का Ip का मान हमेशा कम होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए 6 नंबर फैक्टर। 6 नंबर फैक्टर यह है कि साइडिंग इफेक्ट। साइडिंग इफेक्ट
आप लोग जानते हैं साइल्डिंग इफेक्ट। साइल्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आईपी क्या होगा, घटेगा। साइल्डिंग इफेक्ट को हम लोग कैसे निकालते हैं, सिग्मा से, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या, सिग्मा माइनस जेड। तो ये जो सिग्मा है ये मेरा साइल्डिंग इफेक्ट का कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया। तो अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, छोटा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए मान लेते हैं कि इसका सिग्मा का मान 10 है किसी एलिमेंट के लिए, और जेड का मान लेते हैं 8 है। तो नेट रिजल्ट जेड स्टार कितना आया हमको, 2। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आया, 2। अगर इस सिग्मा को हम 10 से बढ़ा करके 20 कर देते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा, सॉरी फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया, जेड माइनस सिग्मा होता है, जेड माइनस सिग्मा, सॉरी वेरी सॉरी, जेड माइनस सिग्मा। अब देखिए अब यहां पर मान डालिए, किसी के लिए जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, किसी का एटॉमिक नंबर है 20, मान लेते हैं उसका सिग्मा यानी साइल्डिंग इफेक्ट आया 10, तो नेट रिजल्ट कितना आया 10। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया 10। अगर हम साइल्डिंग इफेक्ट को बढ़ा देते हैं और 10 की जगह पर 15 कर देते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले केसेस में क्या था मेरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, दूसरा केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया। क्यों घटा, साइल्डिंग इफेक्ट बढ़ा। तो साइल्डिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो क्या होगा, एटम का साइज बड़ा होगा। एटम का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, यानी आईपी घटेगा। तो क्या पता चला, साइल्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा और मेरा आईपी भी घटेगा। बात क्लियर है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसा होगा आईपी का। तो देखिए किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी हमेशा बढ़ेगा, आईपी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है। और किसी ग्रुप में अगर हम नीचे की ओर जाए, ऊपर से नीचे की ओर, तो आईपी घटेगा। क्यों आईपी घटेगा, क्योंकि नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। तो पीरियोडिक टेबल का जनरल ट्रेंड यही है कि लेफ्ट टू राइट जाने से आईपी बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर आईपी घटेगा, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके। बात समझ में आ रहा है। तो आइडियल पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहरी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है, और उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है वही मेरा आईपी है। बात समझ में आ गया। अब अच्छा से इस फैक्टर को आप लोगों ने क्लियर करना है और फिर जाइए बुक्स में और बहुत तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।